नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री का आज हम लोग अब कंटिन्यू देखेंगे। वीडियो वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा कंटिन्यू। अब हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो या बिहार स्पेशल का हो। और रहा सवाल करेंट का, तो करेंट का क्या करेंगे ना कि पूरे एक सप्ताह का जो भी करेंट होगा उस सभी करेंट को एक ही वीडियो में, यानी कि एक सप्ताह में एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें पूरे एक सप्ताह का वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो हिस्ट्री देखेंगे, और हिस्ट्री में वो भी मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। कारण यह है ना कि कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, कहीं भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसको क्या करते हैं कि चार भागों में उसको बांटते हैं, ताकि क्या हो कि पढ़ने में आसानी हो। यानी कि कोई भी चीज हो ना, खिचड़ी बना के नहीं पढ़ना है कि हाँ खिचड़ी बनाए और पढ़ते गए सो वाला बात नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एकदम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे क्या हो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो मेरा, उसी को देखेंगे। चलिए तो पहले देखेंगे ना कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कैसे हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जो बांटेंगे ना, फर्स्ट सेक्शन होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन। फर्स्ट क्या करेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना। और थर्ड जो पढ़ेंगे ना, जो ब्रिटिश ब्रिटिश नीति था, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिश पॉलिसी एंड उनका इम्पैक्ट, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। और जो लास्ट देखेंगे हम लोग, रिवोल्ट देखेंगे, आंदोलन देखेंगे, आंदोलन या विद्रोह देखेंगे। चार चार सेक्शन में बांटेंगे। तो इसी चार सेक्शन को लेकर आज पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में देखेंगे। देखिए, हालांकि आप सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ। वास्को डी गामा प्रथम यात्री था जो भारत में आया, पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति था, 20 मई 1498 ईस्वी का आया। लेकिन क्या कारण था कि यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, जिस कारण यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। तो उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में तुर्की वालों ने कस्तुनतुनिया पर अपना, कस्तुनतुनिया एक जगह है वहां पर क्या किया, तुर्की वालों यानी कि जो उस्मानिया सल्तनत था, इस्लामी साम्राज्य, उसने क्या किया, कस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब अधिकार स्थापित कर लिया तो पहले क्या होता था, जो प्राचीन जो व्यापारी मार्ग था, यानी कि पूर्व से जो पश्चिम तक जो जाने का जो रास्ता था, व्यापार करने का जो मार्ग था, वो आपका कस्तुनतुनिया से ही होकर जाया जाता था। यानी कि कस्तुनतुनिया एक ऐसा मार्ग था जहां से पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो व्यापारी मार्ग होता था, उस सभी कस्तुनतुनिया से होकर ही गुजरता था। अब उस पर क्या किया, 1453 ईस्वी में तुर्की वालों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब अधिकार स्थापित कर लिया तो हुआ क्या कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ने लगा। प्राचीन जो मार्ग था वो तो बंद हो गया। अब मान लेते कि कस्तुनतुनिया पर जब या स्थापित कर लिया अपना साम्राज्य, तो ये क्या किया कि जो पश्चिम से जो पूर्व तक जो व्यापार का जो मार्ग होता था ना, उसको ही बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो ऐसा है, मान लेता अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो कोई किसी का काम नहीं ना रुकता है, वो क्या करेगा ना, सेकंड रास्ता खोजता है कि हाँ इधर से नहीं हो रहा है तो हम इधर से करेंगे, इधर से नहीं हो रहा तो हम इधर से करेंगे, किधरों से करेंगे लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह हुआ 1453 ईस्वी में। 1453 में क्या किया, इसके अंदर घमंड था तुर्की के अंदर कि नहीं हम कस्तुनतुनिया से होकर नहीं जाने देंगे। लेकिन यूरोप वाले को था कि नहीं हम जाएंगे, जाएंगे तो कस्तुनतुनिया से नहीं जाएंगे, हम दूसरे तरफ से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया कि वो अपना व्यापारी मार्ग खोजने लगा कि हाँ दूसरा किसी मतलब कहीं रास्ते से हो लेकिन हम अपना व्यापार करेंगे। और जो सेकेंड जो कारण था, देखिए सेकेंड कारण था यूरोप में मशीनीकरण का प्रभाव हुआ। अब 1400 ईस्वी के लगभग में यूरोप में क्या हुआ, मशीनीकरण हुआ। और मशीनीकरण हुआ तो क्या हुआ, वहां पर विनिर्माण का पेज हुआ, यानी कि विनिर्माण बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, जिस कारण व्यापार के बाजारों में तीव्र वृद्धि होने लगा। देखिए जहां मशीनीकरण होगा ना, वहां ऑटोमेटिक है कि उद्योग लगेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो क्या हुआ, व्यापार के बाजारों में तीव्र वृद्धि होने लगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया तो पहले क्या था, यूरोप में सामंती पूंजीवाद यानी कि सामंती अर्थव्यवस्था था। लेकिन जब उद्योग जब स्थापित होने लगा तो उसके बाद हुआ कि यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव हो गया। पहले था कि सामंती अर्थव्यवस्था था, लेकिन बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आने लगा। कि जिस कारण क्या हुआ कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आएगा ना, जहां उद्योग स्थापित होगा, उद्योगपति रहेगा ना, वहां क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो धीरे धीरे यूरोप में कंपटीशन तो आखिर बढ़ने नहीं लगा। तो क्या हुआ उसके बाद कि जब यूरोप में कंपटीशन बढ़ने लगा ना, तो वहां के जो स्थानीय राजा थे, वो क्या करने लगे, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने लगे। यानी कि वहां के जो भी पुर्तगाल नहीं,
यानी कि यूरोप के जो भी स्थानीय राजा थे वहाँ क्या करने लगे, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने लगे तथा वित्तीय मदद भी करने लगे। भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दे रहे थे, प्लस में क्या कर रहे थे कि भैया आप में क्या करो, ये पैसा लो और पैसा से जाओ आप रास्ता खोजो, ठीक है, यानी कि व्यापार करो। व्यापार करने के लिए तो रास्ता तो पहले से ऑलरेडी बंद है, कस्तुनतुनिया वाला। जब कस्तुनतुनिया वाला रास्ता बंद है तो इनको तो दूसरा रास्ता चाहिए। अब दूसरे रास्ते के लिए अब क्या करना होगा, उसके लिए पैसा चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। तो इनको ऑलरेडी उनका जो वहाँ का राजा था, स्थानीय राजा, वो तो सपोर्ट कर ही रहा है, प्लस में उनको वित्तीय मदद भी मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि पैसा से भी मदद किया जा रहा है। अब ये देखिए, जब क्या हुआ कि जब वहां से जब यूरोपीय कंपनी जब आगमन होने लगा ना, यानी कि भौगोलिक खोज जब प्रारंभ होने लगा, उसमें दो देश ऐसे थे जिनका दिलचस्पी सबसे अधिक था। एक था पुर्तगाल, पुर्तगाल का सबसे अधिक दिलचस्पी था भौगोलिक खोज में, और सेकेंड था स्पेन। फर्स्ट पुर्तगाल और सेकेंड स्पेन था। ये दोनों जो देश था ना, ये दोनों देश को भौगोलिक खोज में बहुत यानी कि दिलचस्पी था कि हाँ हम जाए दूसरे देश में जाए, वहां से व्यापार करके अपना मुनाफा कमा कर आए। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इसमें पुर्तगाल और स्पेन का दिलचस्पी बढ़ने लगा, और उसी समय देखिए हुआ क्या है कि उसी समय मुद्रण का और नक्शा बनाने का कार्य हो गया। यानी कि पहले क्या होता था, कहीं जाने के लिए पहले तो दिशा दिशा पहले नहीं था कि हाँ किधर दिशा जाना है, तो उसके लिए यूज होता था सूर्य और चंद्रमा, यानी कि दो ही था जिससे कहीं जाने के लिए दिशा का पता लगता था। लेकिन उसके 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 बाद क्या हुआ कि नक्शा का जो दिशा सूचक यंत्र है, नक्शा बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। कंपास की खोज हो गया, जिसे कुतुबनुमा कहते हैं। कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा कहते हैं। बारूद का निर्माण होने लगा। देखिए पहले होता था कि कहीं भी अगर आप व्यापार करते हैं तो समुद्र मार्ग से जाइएगा, तो क्या होता था कि लुटेरे, समुद्र में लुटेरे बहुत रहते थे, तो क्या करते थे कि व्यापारी को लूट लेते थे समुद्र में ही। अब उसके बाद हुआ कि जब बारूद का निर्माण हो गया, तो अगर कोई आ रहा है लूटने, अगर मेरे पास अगर हथियार है तो कहेंगे हाँ आओ हम फरिया लेंगे, तुमसे कमजोर थोड़ी है, सिर्फ तुमसे डर जाएंगे। तो इनके पास जब बारूद जब होगा ना, तो ऑटोमेटिक इनके पास गन आ जाएगा, बम आ जाएगा। तो जब बारूद का निर्माण हुआ ना, तो क्या क्या किसी से डरते नहीं थे। ये सब क्या है, भौगोलिक खोज को बढ़ावा मिल रहा है। ये सब क्या, ये मतलब एक भौगोलिक खोज को बढ़ावा मिल रहा है धीरे धीरे सब। अब उसी उपरांत मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत आया। मार्को पोलो यात्रा वृत्तांत आया, जिसमें पूर्व की बेशुमार धन संपदा का विवरण किया गया था। देखिए मार्को पोलो था ना, मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत आया, उसमें जो पूर्व देश था ना, पूर्व जैसे भारत हो गया, यूरोप से पूर्व वाला जो भी देश हो, उसमें क्या था, उसमें जो बेशुमार धन संपदा का विवरण किया गया था। किसका, मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बोलते हैं इसको, पूर्व की बेशुमार धन संपदा का विवरण कहाँ से मिलता है, तो मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत से मिलता है पूर्व की बेशुमार धन संपदा का विवरण। और देखिए इसमें क्या होता था कि पहले मुख्य रूप से मसाला का खेती होता था, जिसमें जावा, सुमात्रा, भारत का वो भी भारत का जो साउथ वाला जो एरिया है ना, साउथ वाला एरिया में, भारत का साउथ वाला एरिया में, और जावा, सुमात्रा में मसाला का मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। अब उसी दौरान क्या हुआ, जब इतना जब हो गया ना, भौगोलिक खोज को धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा, तो 1492 ईस्वी में स्पेन से चला कोलंबस खोजने के लिए। भारत कोई भुलाया हुआ देश नहीं था, लेकिन भारत की खोज इसलिए बोला जाता है ना, भारत ऐसा नहीं कोई भुलाया हुआ देश है उसको खोज के निकाला गया, बल्कि भारत पहुंचने के लिए क्या किया गया, समुद्री मार्ग का खोज किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का खोज किसने किया, तो भारत कोई भुलाया हुआ देश थोड़ी है कि भारत का खोज करेगा, बल्कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया गया। तो समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। लेकिन वही देखिए स्पेन के यात्री था कोलंबस, अब वो चला भारत को खोजने, लेकिन क्या किया, भुलाल भटकल पहुंच गया अमेरिका। जहां देखिए 1492 ईस्वी में कोलंबस था, स्पेन का यात्री था, 1492 में अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गया। अब उसी दौरान 20 मई, लेकिन जब पहुंच गया तो पता चला कि भाई भारत नहीं है, ये तो दूसरा देश है। तो फिर जब नेक्स्ट हुआ कि 20 मई को 1498 को वास्को डी गामा फिर पुर्तगाल से चला भारत को खोजने, लेकिन ये मतलब अपने मिशन में सक्सेस हो गया। तो क्या किया, भारत पहुंचा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा किस तारीख को भारत आया था, आपसे 1498 नहीं पूछा जाएगा। कारण है कि जो बीपीएससी का ट्रेंड है ना, उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 1498, आप ये बताइए 20 मई, इसको याद रखिए, ये पूछेगा। ऑप्शन में दे देगा 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, वो भी नहीं देगा, 18, 19 नहीं देगा, जब भी देगा तो 20 देगा, मई देगा, 20 जून देगा, 20 जुलाई देगा। ये बीपीएससी का नया ट्रेंड चला हुआ है।
अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। अब भारत पहुंचा तो किस व्यापारी की मदद से भारत पहुंचा, देखिए अब्दुल मजीद, ये गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब ये अब्दुल मजीद कहाँ भेंट हो गया इसको, वास्को डी गामा को, ये साउथ अफ्रीका में इसको भेंट हो गया। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल मजीद जो था, क्या हुआ, गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब ये बेचारा भेंट हो गया वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका। वहां से जैसे कहीं जाते हैं हम लोग तो रास्ता अगर याद नहीं हो, नहीं देखे हुए, किसी से पूछते हैं, ये वास्को डी गामा था, पूछ के आ रहा था कि भाई भारत के ने हमको बता दीजिए। संजोग से भेंट हो गया बेचारा अब्दुल मजीद। अब ये जब भेंट हो गया, ये बोले कि चलिए अब हम चलते हैं, लेकर हम पहुंचा देंगे। समझो, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई हम लोग रास्ता देखेंगे कि हाँ यहाँ से हमको पटना जाना है, और कोई अगर बाहरी आदमी आ गया, आउट ऑफ स्टेट वाला आ गया, वो आएगा तो हमसे पूछेगा ना कि हमको पटना जाना है, समझो हम ही पटना ही जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ना कि हाँ चलिए हम पटने जा रहे हैं, हम बता देंगे। उसी तरह हुआ क्या कि अब्दुल मजीद को भेंट हो गए वास्को डी गामा, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। ये पूछा रास्ता कि साउथ अफ्रीका भारत कैसे जाएंगे, ये क्या बोला कि चलिए हम चलते हैं, ले चलते हैं। ये लेकर आया कहाँ, ये लेकर आया कालीकट का जो, देखिए कालीकट लेकर आया, ठीक है ना, कालीकट है। और कालीकट में कप्पक डाबू बंदरगाह, देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा, पूछेगा किस बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा, तो कप्पक डाबू बंदरगाह कहाँ है, कालीकट में है, जो कोचीन में, यानी कि केरल में है, कालीकट में है। और वहां का राजा था राजा जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। अब क्वेश्चन कहाँ से, देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो बनेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो आपसे तो क्लियर है कि 1498 में अब नहीं पूछने वाला, पहले जो पूछ दिया सब पूछ दिया, लेकिन अब पूछेगा आपसे 20 मई, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 20 मई को आया। अब वास्को डी गामा को भारत लाने में किसकी मदद, मतलब किसका हेल्प था, वो था अब्दुल मजीद था, गुजराती व्यापारी था। अब्दुल मजीद कहाँ भेंट हुआ वास्को डी गामा को, ये भेंट हुआ साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में भेंट हुआ, ये लाया बुलाकर कालीकट, और कालीकट जो बंदरगाह है, कालीकट है, वहां के जो राजा थे, राजा जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा क्या किया गया, भव्य स्वागत किया गया कि आइए विदेशी यात्री है आइए, तो इनको स्वागत किया गया राजा जमोरिन के द्वारा। और कहां पर, कालीकट का जो बंदरगाह था ना, कप्पक डाबू बंदरगाह था कालीकट में, वहां ये आए पहले। उसके बाद देखिए हुआ क्या, ये तो भारत आ गए, ये अपने मिशन में सक्सेस हो गए। अब जब भारत आए तो यहाँ जो भारत से क्या किए, ये मसाला लिए, ठीक है, मसाला ले गए। तो मसाला जब ले गए ना वहां पुर्तगाल के बाजार में, ये जो यहाँ से मसाला खरीदे थे, इनको जो आने में खर्चा लगा था, जाने में जो खर्चा लगा, ये जितना खर्चा लगा था ना, जितना सारे खर्चा निकाल कर, आने जाने रहने खाने पीने सोने खेलने कूदने जितना भी खर्चा लगा था, उस सारे खर्चे को निकाल दिया जाए। सारे खर्चे को निकाल देने के बाद 60 गुना लाभ का प्राप्ति हुआ। कितना होगा, जो मसाला खरीद कर जो ले गया यहाँ से वास्को डी गामा, पुर्तगाल के जो बाजार में बेचा, तो इसका जो सारा खर्चा था ना, आने जाने रहने, मतलब जितना खर्चा, टोटल खर्चा जोड़ते हैं ना, पूरे खर्चा को निकालकर इनको 60 गुना लाभ की प्राप्ति हुआ। तब तो लगा कि अब भारत पहुंचना जरूरी है, भारत में व्यापार करना जरूरी है, इतना अगर किसी को मिल जाए मुनाफा तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, तो ये तो फर्स्ट चले गए, पुर्तगाल चल गए। जब ये गए तो यहाँ से वहां जाकर पूरे, जब इनको इतना मुनाफा हुआ ना, पूरे पुर्तगाल में, पूरे यूरोप में हंगामा हो गया। मतलब हंगामा हो गया कि वहां इतना सस्ता मिलता है, यहाँ का जो मसाला है, पूर्व तरफ का जो मसाला था, जहां से भारत जावा सुमात्रा का जो पहले यहाँ मसाला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। तो इसी को देखते हुए 1500 ईस्वी में ऑल्ब्रेज कब्राल, देखिए क्वेश्चन पूछेगा, एक तो यहाँ से हो गया, इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, हम लोग इस सभी को कर लेंगे ना, तो लास्ट में हम लोग PYQ देखेंगे। अब कौन कौन सा PYQ देखेंगे, जितने आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर यूपीएससी, स्टेट PCS में हो, BPSC हो, UPPCS हो, यानी MPPCS हो, RAS हो, JPSC हो, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पूरे देखेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बना हुआ है,
टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये तो क्या हुआ, 1500 ईस्वी में अल्वेज कब्राल के नेतृत्व में दूसरी टीम फिर भारत आया। एक तो फर्स्ट आया वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 में आ गया, ये बेचारा ले के अपना माल पलाई कमा के चल गए। लेकिन फिर सेकंड में आया 1500 ईस्वी में अल्वेज कब्राल के नेतृत्व में आया, दूसरी टीम भारत आया, इहो बेचारा ले गया अपना पैसा से कमाऊंगा, खूब आया हुआ, खूब ऐस, मतलब जो आया सो ऐस करके गया, जो आया वो ऐस करके गया, मतलब खाली हाथे कोई नहीं गया। फिर ये तो चला गया। फिर तीसरा का टीम आता है 1502 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यूपी बीपीएससी में भी पूछा गया है कि वास्को डी गामा के नेतृत्व में तीसरी टीम पुर्तगाल से कब आई थी। क्वेश्चन ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो उसका अगर आंसर देखे तो 1502 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। 1502 ईस्वी में तीसरी टीम, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत पहुंचा, ठीक है। यानी कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में तीसरी टीम भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो यहाँ क्या किया उसने, कोचीन में फैक्ट्री बैठाया, ठीक है। कोचीन में फैक्ट्री कब बैठाया, 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली फैक्ट्री प्रथम बार कोचीन में बैठाया गया था 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में बैठाया गया 1505 ईस्वी में। यानी कि प्रथम फैक्ट्री बैठाया गया कोचीन में 1503 ईस्वी में, और दूसरी फैक्ट्री बैठाया गया 1505 ईस्वी में बैठाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोचीन में प्रथम फैक्ट्री कौन बैठाया, यानी कि कोचीन में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली का कब स्थापित किया गया, 1503 ईस्वी में, और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित किया गया। देखिए फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ माल उत्पादन होता था, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि माल उत्पादन यहाँ नहीं होता था, माल उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब क्या होता था पहले हम बता रहे। देखिए फैक्ट्री के विशाल मतलब बड़ा सा गोदाम होता था, मतलब बहुत बड़ा गोदाम खोल दिए अपना, एक नहीं होता है अड्डा होता है जिसको किसी को रहने के लिए अड्डा होता है। अब कहीं जैसे पूरे क्या करता था ना कि पूरे इंडिया से मार्केट किया, कोई मार्केट किया व्यापारी जिससे अपना मार्केट करके कोई सामान खरीदेगा, सामान खरीदने के लिए एक जगह चाहिए, आखिर वो जगह हम सामान ही खरीद रहे हैं, कोई जगह ही हमको नहीं होगा रखने के लिए, तो हम कहाँ उसको स्टॉक करके रखेंगे, एक गोदाम तो होना चाहिए ना मुझे कि हाँ कोई सामान अगर खरीदा तो इस गोदाम में हम क्या करेंगे, स्टॉक करके रखेंगे, उसके बाद अपना यहाँ से अपना भेजते रहेंगे हमको जहाँ भेजना हो। तो वही एक विशाल मतलब बहुत बड़ा गोदाम रहता था जहाँ से अपना क्या किया, सब अपना पूरा सामान वामान खरीद के लाया और यहाँ स्टॉक करके मतलब गोदाम में रखा गया, और यहाँ से अपना फैक्ट्री से सीधे ट्रांसफर कहाँ, पुर्तगाल या स्पेन। और पहले तो यही दुगुना था, ये दुगुना का बहुत दिलचस्पी था, माने इस दोनों गोरा का बहुत दिलचस्पी था पहले। उसके बाद आया डच आया, इंग्लैंड ब्रिटेन वाला आया, फ्रांस आया, उसके बाद मतलब धीरे धीरे आता गया, लेकिन लास्ट में सबसे लास्ट में आया इस पे कि क्या बोलते हैं उसको, फ्रांस सबसे लास्ट में आया। और सबसे प्रथम बार जो पुर्तगाली प्रथम बार जो आया था ना यूरोपीय कंपनी, वो पुर्तगाली था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट यूरोपीय कंपनी कौन सा किस देश का आया था, तो आपका पुर्तगाल का होता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, अब जितना भी पुर्तगाल का जो भी होगा ना गवर्नर जनरल, अब वहां से स्टार्ट होता है, अल्बुकर्क हो गया, ये सब अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था, जिसका शासनकाल 1505 से 1509। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि पुर्तगाली जो गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका शासनकाल कब से कब तक था। तो याद रखिएगा इसका शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का शासनकाल था 1505 से लेकर 1509 तक। और इसने क्या किया, देखिए हिंद महासागर का जो क्षेत्र था उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर, यानी प्रभाव स्थापित कर वो अपने साम्राज्य को घोषित किया। और हिंद महासागर में क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित कर उससे अपना साम्राज्य घोषित किया, जिसका नाम रखा एस्तादो द इंडिया। देखिए एस्तादो द इंडिया नाम रखा, कौन रखा, तो ये रखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या कहाँ नाम रखा इसको, ये हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव पहले स्थापित किया, ठीक है, और उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया और अपना साम्राज्य बसाया। उसे क्या किया, साम्राज्य को अपना घोषित कर दिया कि मेरा अपना साम्राज्य है, और उसी का नाम रखा एस्तादो द इंडिया। और इसका सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट अगर देखे इस गवर्नर के बारे में, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए शांत जल की नीति, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम लोग शांत जल की नीति भी कहते हैं। शांत जल की नीति किसने अपनाया, तो यही होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा शांत जल की नीति अपनाया गया था। और सेकेंड है
इस समुद्री टैक्स हेतु यानी कि समुद्री जो कर था उसके लिए कॉटेज और मिला और मेडा काफिला प्रणाली, काफिला प्रणाली, देखिए कॉटेज और मेडा काफिला प्रणाली इसी के द्वारा अपनाया गया था। देखिए काफिला प्रणाली, काफिला प्रणाली का मतलब हो गया, यहाँ लिख देते हैं, काफिला प्रणाली का मतलब हो गया यानी कि समूह में व्यापार करने वाला, समूह में व्यापार करने वाला को क्या कहते हैं, काफिला प्रणाली कहते हैं। और देखिए कॉटेज का मतलब होता है परमिट, यानी कि किसी से परमिट नहीं लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है परमिट, कॉटेज का मतलब होता है परमिट। और ऑर्मेडा का मतलब देखिए, ऑर्मेडा का मतलब देखते हैं, ऑर्मेडा का मतलब होता है नौसैनिक सुरक्षा, नौसैनिक सुरक्षा। देखिए अब हम लोग इसको समझेंगे, कॉटेज ऑर्मेडा प्रणाली तो क्या था, परमिट था। कॉटेज का मतलब होता है परमिट और काफिला प्रणाली का मतलब होता है समूह में व्यापार करने वाला। और ऑर्मेडा का मतलब होता है नौसैनिक सुरक्षा। तो ये क्या किया था ना कि समुद्री टैक्स यानी कि समुद्र में टैक्स वसूलने के लिए एक ये अपना व्यवस्था अपनाया था, यानी कि उसको क्या कहता था, कॉटेज ऑर्मेडा काफिला प्रणाली। यानी कि समुद्र में जो भी व्यापार होता था समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि दूसरे देश का कोई अगर जहाज आ रहा है, व्यापारिक जहाज आ रहा है, तो पहले क्या करता था कि देखिए लूटता यही सब था, खुद क्या करता था कि यही सब लूट लेता था समुद्र में। और ये अपने से भी बचाने के लिए यानी कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करता था, ये एक व्यवस्था अपनाया जिसे कहते हैं कॉटेज और मिडा प्रणाली। और ये था समुद्र में जो नौसैनिक जो बेड़ा था ना, यानी कि जो व्यापारी जो बेड़ा उड़ाता था, तो इसको बचाने के लिए यानी कि लुटेरों से बचाने के लिए ये व्यवस्था अपनाया था। कुछ पैसा टैक्स लेता था और ये सुरक्षित नौसैनिक बेड़ा को निकाल देता था। इसके तहत कौन अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही इसको अपनाया था। अब इसमें भी इसमें कुछ कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि जो मसाला का व्यापार होगा या बारूद का व्यापार होगा, पहले दो ही व्यापार होता था जो फेमस था, मसाला का व्यापार और बारूद का व्यापार। तो मसाला और बारूद के व्यापार को छोड़कर यानी कि ये दो व्यापार यही करेगा, कौन करेगा, पुर्तगाल करेगा। बाद बाकी जितना भी व्यापार होगा वो अपना दूसरा देश करे, इसको इससे मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि हम जब भी करेंगे मसाला और बारूद का व्यापार केवल पुर्तगाल ही करेगा। मतलब इसका बाबूजी के लिखायल था, समझे, कि जब भी करेगा ना तो पुर्तगाली करेगा मसाला और बारूद के व्यापार। ये लिखा लिया था अपने बाबू दादा से कि नहीं जब भी करेंगे तो इस जो समुद्र में होता है ना व्यापार, नहीं तो क्या करेगा, दूसरा कोई करेगा। अगर दूसरे व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी करता है तो क्या करता था, समुद्र में लूट लेता था, लूट लेता था। इसका देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, एगो है कि ये प्रथम गवर्नर था, सेकंड बुलवाटर पॉलिसी, और थर्ड कॉटेज और मेडा प्रणाली, तीन हो गया। और चौथा देखेंगे, देखिए 1808 में एक चौल युद्ध हुआ, ठीक है, 1808 में एक चौल युद्ध हुआ जिसमें संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बेड़ा था, जिसमें गुजरात का महमूद बेगरा था, मिस्र का सेना था और तुर्की की सेना था। इसी के समय इसी के साथ हुआ था कि एक बार में तीन तीन वो सेना को हराया था, जिसमें कौन कौन शामिल था, गुजरात का महमूद बेगरा था, मिस्र का सेना था और तुर्की का सेना था। गुजरात का महमूद बेगरा, मिस्र का सेना और तुर्की को सेना के अकेले हराया था, उसी को बोलते हैं चौल, जो चौल नामक स्थान पर हुआ था। कितना, 1808 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौल युद्ध कब हुआ था, तो 1808 ईस्वी में। और चौल युद्ध में कौन कौन शामिल था, तो क्या, गुजरात का महमूद बेगरा था, मिस्र का सेना था और तुर्की का सेना था, यानी कि तीन गो इस सेना को अकेले पराजित किया था कौन, अल्मीडा। और क्या, जब ये विजय प्राप्त किया ना, उसके परिणाम स्वरूप क्या किया, ये दमन एवं दीव पर अधिकार कर लिया। इसी चौल युद्ध के बाद दमन एवं दीव पर पुर्तगाली का अपना स्थापत्य जम गया, पुर्तगाली शक्ति का। देखिए अब इसका तो हो गया, इसका अल्मेडा का इतना था, जितना था उतना देख लिए। इससे ज्यादा अल्मेडा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और ज्यादा इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है हम लोग को। अब जो सेकेंड जो गवर्नर था, सेकेंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर, देखिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और ये सेकेंड था अल्फांसो डी अल्बुकर। अब अल्फांसो डी अल्बुकर से भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है ना, तीन चार टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में क्या पूछा जाता है
कि पुर्तगाली जो शक्ति था ना, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था कौन? अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क। इसका शासनकाल 1509 से 1515 तक था। 1509 से 1515 तक था, जो सेकेंड गवर्नर था पुर्तगाली का भारत में। और इसका वास्तविक संस्थापक यानी कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और इसका क्या किया था? कोचीन को मुख्यालय बनाया अपना। 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीत लिया। देखिए इसके शासनकाल में क्या क्या इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जो काम हुआ था, जो याद रखने लायक है, उसको बारे में देखते हैं। कि फर्स्ट तो यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था कहाँ? भारत में। और कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया प्रथम बार। ठीक है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीत लिया। 1510 ईस्वी में, यहाँ डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 1510 ईस्वी, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा कब जीता था अल्बुकर्क? 1510 ईस्वी में जीता था। और 1511 ईस्वी में एशिया की जो महत्वपूर्ण सबसे मंडी थी, यानी कि व्यापारी जो मंडी था ना, मलक्का, क्या किया? मलक्का पर 1511 में अपना नियंत्रण जमा लिया। कौन? अल्बुकर्क। 1511 ईस्वी में एशिया की महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जो मंडी थी ना, जो व्यापारी मंडी था, उस पर क्या किया? अपना नियंत्रण जमा लिया। इसका नाम था मलक्का। मलक्का पर नियंत्रण जमा लिया। और नेक्स्ट, हाँ, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण था ना, ये भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाया। ये क्या करता था कि जो भी भारतीय स्त्री है ना, उससे अपना विवाह की नीति अपनाता था। भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाया। और इसने सबसे प्रथम बार भारत में अगर चर्च की स्थापना किया गया तो सेंट जेवियर्स चर्च। हालांकि 67 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम चर्च कौन है, तो सेंट जेवियर्स चर्च है, जिसकी स्थापना 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। देखिए भारत में प्रथम चर्च की स्थापना 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर्स चर्च नामक का स्थापना कौन किया था? अल्बुकर्क किया था। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आरएएस में भी, राजस्थान सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो तीसरा जो आता है गवर्नर पुर्तगाल का, वो है नीनो डी कुन्हा। इसका शासनकाल 1529 से 1538 तक। हालांकि इसके बारे में इतना क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन जो भी बनता है उसको देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली मुख्यालय को क्या किया? अपना परिवर्तन किया। यानी कि पहले कोचीन था, कोचीन को मुख्यालय कौन बनाया? अल्बुकर्क मुख्यालय बनाया। कोचीन को कब बनाया? 1510 ईस्वी में अपना कोचीन को मुख्यालय बनाया अल्बुकर्क। अब ये क्या किया? इसको तो मुख्यालय कोचीन बनाया अल्बुकर्क, लेकिन जब नीनो डी कुन्हा आया तो क्या किया? कोचीन को अपना मुख्यालय परिवर्तित करके कहाँ लग दिया? गोवा डाल दिया। यानी कि कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा अपना मुख्यालय रख दिया। और ये व्यापार का पूर्वी विस्तार भारत के पूर्वी तट तक किया। यानी कि जो पुर्तगाली व्यापार था ना, ये पूर्वी व्यापार को मतलब इतना ही विस्तार किया, विस्तार कर कर ले गया पूर्वी तक, यानी कि पूर्वी तट तक ले गया। भारत की पूर्वी तट तक, लास्ट यानी कि बंगाल की खाड़ी, जहाँ देख रहे हैं ना, बंगाल, असम, तसाम, उस सब तो वहां तक ही ये अपना व्यापार को विस्तार किया। कौन? नीनो डी कुन्हा। और जापान से व्यापार प्रारंभ किया। हाँ, पहले था कि ये सब जितना भी था गवर्नर सब मतलब केवल भारत में इधर उधर लपेट कर रह गया था। लेकिन जो नीनो डी कुन्हा था, ये अपने व्यापार को क्या किया? लेके जापान तक ले ठेल के, कि चलो जापान तक ले करते हैं व्यापार। ये ठेल ठाल के ले गया, जापान तक ले व्यापार किया। और इसने क्या किया? तांबा का भी व्यापार किया। तांबा का व्यापार जापान से किया। अब रहा सवाल, इस जो भी पुर्तगाल से बन सकता था क्वेश्चन, और उसको हम लोग देख लिए। अब देखेंगे पुर्तगाल की देन क्या क्या है, यानी कि भारत में जो भी हम लोग आज यूज करते हैं उसमें पुर्तगाल का क्या क्या देन है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा और बार बार पूछा भी जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस किसका देन है, सिंपल सा सभी कोई जानते होइएगा, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल की देन है। पपीता हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, अनारस हो गया, ये सब क्या है? पुर्तगाल की देन है। देखिए जैसे यहाँ लिख दिए हुए हैं पुर्तगाल की क्या क्या देन है। पपीता हो गया, काजू हो गया, मक्का हो गया, अनारस हो गया, हरा मिर्च हो गया, आलू हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा हो गया, तंबाकू हो गया। तंबाकू पुर्तगाल का देन है। प्रेस के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और भी अधिक मतलब चीज़ है जो पुर्तगाल की देन है, लेकिन जो खासकर पूछा जाता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दिए हैं। लेकिन जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा प्रेस के बारे में। ठीक है। तो हम लोग देख लिए पुर्तगाल के बारे में। अब इसके बाद अब किसका मतलब आता है?
अब इसके बाद कौन सा यूरोप से आता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरा आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो के राइट साइड कॉर्नर पर एक लाल कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जिसको दबाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। उसको क्या कीजिए, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और ये जो शर्मा जी जीएस अड्डा का जो परिवार है इसको आप लोग को छोड़ रहे हैं, इसको मतलब एक बहुत विशाल बनाना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।